बच्चों कल आपने लास्ट क्या लिखा है? एग्रीकल्चर इनकम का क्वेश्चन क्या क्या? ठीक है। विच वॉज द क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन 12 क्या? ठीक है, दोनों किया आपने? होमवर्क किया? जितने स्टूडेंट्स ने होमवर्क नहीं किया क्लास के बाहर जाके करके आओ जाओ। इलस्ट्रेशन 12 का बी वाला बिट जितने स्टूडेंट्स ने नहीं किया, गो आउटसाइड द क्लास, कंप्लीट योर होमवर्क एंड देन यू कैन अटेंड द क्लास फटाफट। मैं चेक करूंगा तो फिर खतरनाक तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस सीवियर होंगे। ओके? जिन्होंने किया एक बार मेरे को होमवर्क बताना। एक इलस्ट्रेशन लिखो आप लोग अभी, ठीक है, और उसको ट्राई करना। राइट? वहां लिखना मिस्टर ए इज हैविंग, एक सेकेंड, थोड़ा डिस्क्रिप्शन देते हैं। मिस्टर ए, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, 45 years old, is having agricultural income of rupees 10 lakh and business income of rupees 5 lakh for AY 25-26, sorry, AY 26-27। स्टॉप। कैलकुलेट 6 लाख कर दो इसको, 6 लाख कर दो। आगे लिखना he pays rupees 1 lakh as premium to LIC for his own life। Calculate his tax liability। क्वेश्चन लिखो, रफ में ट्राई करो पहले। इजी क्वेश्चन है बहुत। या पार्शियल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि एग्री और नॉन एग्री इनकम है। कितना रहा? 1,56,000। ठीक है, बताते जाओ आप आंसर। सब सेज जोड़ के बोल रहे हो? ओके, वही आ रहा है। वन लाख 56,000।
इजी है क्या बहुत? कैसे किया आपने? पहले आपने दोनों का टोटल किया, पहले आप लोग नेट इनकम बताओ उसका कितना है। हाँ, व्हाट इज द नेट इनकम? गलत हो गया। हाँ, 5 लाख आएगा नेट इनकम, राइट। आपने रीबेट लिया क्या क्वेश्चन में? नहीं, एग्रीकल्चर वाला नहीं, नॉर्मल रीबेट लिया क्या? क्यों? रीबेट के लिए एलिजिबल है एसएससी। नेट इनकम कितना है इस क्वेश्चन में? नेट इनकम रीबेट किसको मिलता है, चलो बताओ, 3 कंडीशंस क्या है? रेसिडेंट, इंडिविजुअल, नेट इनकम अप टू 5 लाख। तो यहाँ नेट इनकम 5 लाख ही है। मैंने कल बताया था आपको, एग्रीकल्चरल इनकम आप टोटल में ऐड नहीं करते हो, तो आपको इसलिए यहां रीबेट माइनस करना पड़ेगा। ओके, समझी बात? चलो मैं बता रहा हूं, वैसे सॉल्व करो इसको, राइट ऑन। कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी of Mr. A, calculation of tax liability of Mr. A for AY 26-27. Calculation of tax liability of Mr. A for AY 26-27. ठीक है, वहां लिखो पर्टिकुलर्स, रुपीज रुपीज, 2 कॉलम, पर्टिकुलर्स एंड मेक 2 कॉलम्स, रुपीज रुपीज, इनर आउटर। किया? पर्टिकुलर्स में लिखना नंबर 1, पर्टिकुलर्स में को नंबर 1 एग्रीकल्चरल इनकम। आपने रुपीज के 2 कॉलम बनाए, ठीक है। अब बताओ, एग्रीकल्चर इनकम पहले इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, फिर एग्जाम्पशन माइनस करना पड़ेगा। कल कैसे किया था आप चेक कर लो, ठीक है। तो आपका एग्रीकल्चर इनकम यहाँ कितना लिखा है क्वेश्चन में? 10 लाख, तो इनर कॉलम लिखो 10 लाख। उसके नीचे यहाँ लिखो लेस, नहीं, एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). ये 10 लाख एग्जम्प्ट होता है, क्योंकि ये एग्जम्प्ट हो गया तो बाहर जाएगा 0, ठीक है। नंबर 2, अब क्वेश्चन में एग्री इनकम के अलावा बिजनेस इनकम भी लिखा है 6 लाख का, ओके। तो यहाँ लिखो बिजनेस इनकम कितना है? 6 लाख आउटर कॉलम में जाएगा, या दोनों का टोटल आएगा आपका, देयरफॉर ग्रॉस टोटल इनकम। व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? 6 लाख, ओके। डिडक्शन माइनस होगा, कौन सा? ये प्रीमियम पे करा है एलआईसी को, है ना, तो ये 1 लाख का डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा। यहां लिखो लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अंडर सेक्शन 80C। अंडरलाइन करो पूरा, नीचे लिखना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1 लाख माइनस कर दो। therefore नेट टोटल इनकम 5 लाख। यहां तक किया क्या सबने? ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अभी अभी आए क्लास में, एक बार मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने अभी लिखा के दिया, बाद में नोट कर लेना क्लास होने के बाद। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑल्दो इट लुक्स वेरी इजी। मतलब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है 45 ईयर्स का, एग्रीकल्चर इनकम 10 लाख है, और इसकी बिजनेस इनकम 6 लाख है। इसने प्रीमियम पे किया एलआईसी को 1 लाख का, बस 3 ही नंबर्स दिए और इसका टैक्स निकालना है।
अब यहाँ पे मैंने आपको कल क्या सिखाया था, अगर कोई पर्सन इस तरीके से एग्री और नॉन एग्री इनकम का ये खिचड़ी कमाता है ना, इन दैट केस हमें पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्री विथ नॉन एग्री इनकम करके टैक्स निकालना है। कल का डिस्कशन अगर आपको याद है तो ठीक है। वो पार्शियल इंटीग्रेशन की कंडीशंस क्या है? एग्री इनकम शुड बी मोर देन 5,000 per annum, non agri income should be more than basic exemption limit. Are both these conditions being met here? बिल्कुल। तो यहां पे आप क्या करोगे, पहले दोनों इनकम को जोड़ के टैक्स निकालो। ठीक है, कोई बताएगा दोनों इनकम को जोड़ के मतलब 10 लाख प्लस ये एग्जाम्शन के साथ डिडक्शन के बाद में 5 लाख, 10 लाख प्लस 5 लाख कितना हो गया? 15 लाख पे टैक्स निकालना है। ये देखो आपका स्टेप 1 बता रहा हूं मैं। ठीक है, जो आपका 10 लाख है प्लस 5 लाख, ये 15 लाख पे आपने टैक्स निकाला, कितना है? 262 500, राइट। व्हाट इज स्टेप 2 देन? आपको क्या करना है, अब आपको एग्री इनकम जो है उसको बेसिक एग्जामिशन लिमिट से इंक्रीज करना है, फिर उस पर टैक्स निकालना है। सो एग्री इनकम इज 10 लाख प्लस बेसिक एग्जामिशन लिमिट इज 2,50,000। सो ये 10 लाख प्लस 2.5 लाख का बेसिक एग्जामिशन लिमिट जोड़ दो, कितना आएगा? 12,50,000 पे टैक्स। 187,500 यहां तक आ गया। ठीक है, अब ये माइनस करो, ये आ गया आपका स्टेप 3, कितना आया? 75,000। वेट नाउ, अब यहां पे रीबेट 87A का माइनस करना है। नाउ द क्वेश्चन इज 87A का रीबेट किसको मिलता है? बोलो, 3 कंडीशंस मीट होने पे। रेसिडेंट, इंडिविजुअल, नेट इनकम अप टू 5 लाख। कल मैंने आपको एक चीज बताया था, इफ यू रिमेंबर, कल मैंने बोला था, जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैंने बोला था आपको कि अगर आप ये स्टेटमेंट दिमाग में नहीं रखोगे तो कल का क्वेश्चन रॉन्ग होगा। क्या बोला था मैंने? जो एग्री इनकम होता है ना, वो एग्जम्प्ट होने के चक्कर में बाहर आउटर कॉलम में आता ही नहीं है। बेसिकली ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ अ पर्सन इज अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम, इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर ग्रॉस और नेट इनकम। वो एग्जम्प्ट है, उसको हटाइए तो उड़ा दो उसको। हमने प्रेजेंट भी वैसे ही किया, कल भी और आज भी। तो अब चेक करोगे, यहां पे हमने सबसे फर्स्ट ये जो कैलकुलेशन दिखाया था, हमारा नेट टोटल इनकम 5 लाख है। बिकॉज नेट इनकम 5 लाख है, असेसी इज एलिजिबल फॉर रीबेट अंडर 87A ऑल्सो। एग्रीकल्चर का तो लेगा ही वो, बट यहाँ पे ये 87A का रीबेट भूलना नहीं है। ठीक है, और बच्चों कभी भी रीबेट पहले माइनस होके लास्ट में सेस जोड़ना है। तो अब आप बोलो 87A का रीबेट अगर मैं माइनस करूं यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप 4, 87A का रीबेट कितना होगा? 12,500 मैक्सिमम मिलता है, ये माइनस करो 62,000। नाउ ऑन दिस 62,500 यू हैव टू ऐड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना रहा है? 65,000। करेक्ट है? ठीक है। स्टूडेंट्स नॉर्मली यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं, वो एग्रीकल्चर का तो रीबेट माइनस करते हैं, 87A इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है सर 87A एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसका टोटल इनकम तो ये टोटल करते हैं एग्री और नॉन एग्री का, है ना। उनको लगता है 10 प्लस 6 15 लाख माइनस 1 लाख, मतलब सॉरी 16 लाख माइनस 1 लाख, 15 लाख का इनकम नेट इनकम है। नो, नेट इनकम इज नॉट 15 लाख, नेट इनकम इज ओनली 5 लाख। व्हाई? बिकॉज वी नीड नॉट ऐड दिस एग्री वाला पार्ट। एग्री वाला पार्ट तो एग्जम्प्ट है, वो नेट इनकम में शो ही नहीं होता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन एसएससी का नेट इनकम एग्जैक्ट 5 लाख है, एंड दैट्स द रीजन इसको 87A का रिबेट भी मिलेगा। ठीक है, आप लोग अलग कुछ आंसर बोल रहे थे, 1,51,000 कैसे निकाला, क्या निकाला? कौन सा एग्जामिशन लिमिट नहीं किया? 10 लाख प्लस 5 लाख ये बराबर क्या? स्टेप 2 में क्या किया? बेसिक एग्जामिशन में ऐड नहीं किया। ओके, और बहुत लोगों ने ऐसे ही किया, बेसिक एग्जामिशन लिमिट ऐड, यहां पे भी बेसिक एग्जामिशन लिमिट ऐड नहीं किया। क्या कमाल है यार, तुम लोगों के मिस्टेक्स भी कॉमन होते हैं। चलो ठीक है बच्चों, लिखो यहां पे, नीचे लिखो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लिखा, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीस लिखा। नंबर 1, कैलकुलेट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल प्लस बिजनेस
इनकम, ठीक है, या फिर सीधा टैक्स ऑन भी लिख सकते हो डायरेक्टली, फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे लिखो, चलो टैक्स ऑन बता सकते हो। एग्री मतलब देयरफॉर टैक्स ऑन, बोलो व्हाट इज एग्री इनकम, 10 लाख प्लस बिजनेस इनकम 5 लाख, पूरे कैलकुलेशंस बताते जाओ, शॉर्टकट मत मारो। तो 15 लाख पे टैक्स, बोलो कितना आएगा, ये बाहर रुपीस में जाएगा। इधर क्यों लिखना है ऐसा, हमने बिजनेस इनकम तो ठीक है लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। कितना हो गया 15 लाख पे टैक्स, 2,62,500, राइट। नंबर टू, लेस लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसको ये सब ब्रैकेट बना दो, विच इज इक्वल टू टैक्स ऑन, बोलो एग्री इनकम 10 लाख था, 2.5 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, 12,50,000 पे टैक्स, 1,87,500 माइनस कर दो। नंबर थ्री, देयरफॉर स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 कितना आएगा, 75,000। नंबर फोर, लेस rebate अंडर सेक्शन 87A, ब्रैकेट में लिखो एज assessee is a resident individual having net income of rupees 5 lakh। बैलेंस कितना रहा, लास्ट में क्या ऐड करोगे 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का नंबर बोलो कितना रहा, हाँ 2500, ठीक है। therefore net tax liability 65,000, कंक्लूड कर दो। लिखा सबने, ऑलराइट, नीचे एक एमयू नोट लिखो, ग्रुप में भेज देना कोई प्लीज, तुम लोगों को है क्या एक्सेस ग्रुप का, हाँ, भेज दो। चलो एमयू नोट लिखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या यूनिक है, व्हाट कुड बी अ पॉसिबल मिस्टेक हियर। रीबेट माइनस नहीं करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, उनको लगता है कि रीबेट का है ही नहीं क्वेश्चन, बट इट इज एलिजिबल फॉर रीबेट, assessee is eligible for rebate, why, we we do not add agri income in net income because it is exempt from tax। वहां लिखो एमयू नोट, income which is exempt from tax, income which is exempt from tax, ब्रैकेट में लिखो एग्रीकल्चरल इनकम इन दिस केस, ब्रैकेट में लिखना एग्रीकल्चरल इनकम इन दिस केस, ब्रैकेट क्लोज, shall not be added
shall not be added in the calculation of shall not be added in the calculation of gross oblique net total income. ग्रॉस ऑब्लिक नेट टोटल इनकम कितना था देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? हाँ, अरे रीबेट कब मिलता है? 5 लाख तक इनकम चाहिए अपने को, है ना। 87A का कंडीशन क्या है? 5 लाख तक चाहिए। इधर क्या हो रहा है? इधर अपना नेट इनकम 5 लाख है एग्जैक्ट। ओके, हाँ, चलो बच्चों, इज इट क्लियर? बोलो, क्लियर हुआ क्या? सिंपल क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग के बाद में ऑब्वियसली, अदरवाइज कॉमन मिस्टेक करके आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इसलिए लिखा के दिया। अच्छा बच्चों, हैविंग सेड दिस, अपना मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस जो सॉल्व करने थे वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी बाकी है। सो एवरीवन प्लीज फोकस करो यहाँ पे, और ये देख लो आपके नोट्स में एक ना पर्सन का कॉन्सेप्ट दिखेगा आपको, पर्सन, PERSON। ये पॉइंट पे आओ, इट इज ऑन विच पेज नंबर देखो, 3 पे ही है क्या? हाँ ठीक है, बोलो कुछ। राइट, ध्यान से सुनो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और इसका समरी ऑलरेडी मेरे ख्याल से कलर नोट्स में प्रिंट भी दिखा रहेगा आपको, उसमें कुछ चीजें ऐड कर लो, बट है ना, जैसे मैं अभी लेक्चर में कुछ बोलूंगा और तो ऐड कर देना वहां पे। ओके बच्चों, ध्यान से सुनो, ये एक टर्म है जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो इनकम टैक्स में बहुत जगह आगे रिपीट होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाले यूनिट में समझ के लेते हैं पर्सन मतलब क्या। ओके, ये देखो, अगर आप देख रहे हो अच्छे से इस चार्ट को, जो पर्सन का जो कॉन्सेप्ट है, बाद में देखो, इधर ध्यान दो, पर्सन का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें इंडिविजुअल आता है, HUF आता है, कंपनी भी आती है, फर्म भी आ रही है, AOP भी हुआ है, लोकल अथॉरिटी, AJP, ये सब लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सन। ठीक है, मतलब जब कभी भी इनकम टैक्स में कोई प्रोविजन किसी पर्सन को अगर वो एप्लीकेबल है ना, तो पर्सन इज अ ब्रॉडर टर्म। पर्सन डजंट ओनली मीन इंडिविजुअल, पर्सन में इंडिविजुअल भी आएगा, कंपनी भी आएगी, फर्म भी आएगी, AOP, BOI, AJP, लोकल अथॉरिटी, हर एक कैटेगरी को हम लोग पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझना क्यों जरूरी है? बिकॉज बच्चों देख लो, अभी आपको ये रियलाइज हो चुका रहेगा कि लैंग्वेज अगर ढंग से नहीं पढ़ते तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अब आप लोग बता सकते हो क्या थोड़ा सोच के, रीबेट का बेनिफिट किसको मिल रहा है, पर्सन को या इंडिविजुअल को? रीबेट का 87A का बेनिफिट, 3 कंडीशन हमने क्या लान किया है? रेसिडेंट, इंडिविजुअल, नेट इनकम अप टू 5 लाख। इंडिविजुअल बोल रहा है, नॉट पर्सन। अगर वहां पे पर्सन लिखा रहता था तो ये सबको मिलता था। समझ में आई बात? दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कहां पे पर्सन लिखा है, कहां पे इंडिविजुअल लिखा है। अगर कोई प्रोविजन पर्सन को एप्लीकेबल है, मतलब ये सब लोगों को एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, तो अगेन पर्सन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, उसमें ये सब कैटेगरीज आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मेरा काम है कि मैं आपको हर एक स्पेसिफिक कैटेगरी को एक्सप्लेन करूं। इंडिविजुअल कौन होता है, HUF कौन होता है, कंपनी क्या होती है, फर्म क्या है, ये सब मैं आपको इनकम टैक्स के एंगल से बताऊंगा। ठीक है, चलो आ जाओ। सो अगर आप आपके कलर नोट्स में देखोगे तो वहां पे लिखा है ऑलरेडी, ऐसा कुछ प्रिंट हो रहेगा मेरे ख्याल से, वो है क्या? चलो ध्यान दो, बच्चों हैंड राइटिंग समझ में आ रही है क्या? ठीक है, नॉर्मली स्टूडेंट्स लिखते थे घर पे, बट प्रिंट निकाल लिया मैंने, ज्यादा कुछ एडिट नहीं किया मैंने। चलो आ जाओ, तो देख लो, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल किसको बोलते हैं? ऑब्वियसली इंडिविजुअल मतलब ये ह्यूमन बींग है ना। इंडिविजुअल एक नेचुरल पर्सन को बोलते हैं। हम सब लोग कौन है? इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो हम सब लोग जब हमारा इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट होता है, वी वुड बी सबमिटिंग इनकम टैक्स रिटर्न अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब हम सब लोग जब भी हम लोग इनकम कमाएंगे तो हम लोग इनकम टैक्स कैसे पे करेंगे? स्लैब्स यूज करके। इंडिविजुअल के स्लैब्स होते हैं। बच्चों एक चीज और वार्न कर रहा हूं, सुनना अच्छे से, मैंने जो आपको स्लैब रेट सिखाया है, कौन सा रीजन था? ओल्ड रीजन। मैं आपको बार बार एक कैटेगरी को रिपीट करके बता रहा था, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP। हमने इतने लोगों के टैक्स स्लैब्स लर्न किए, कंपनी का तो सिखाया ही नहीं। हाँ सिखाऊंगा, अभी बाकी है।
थियरी थियरी बहुत बाकी है अभी, ठीक है, सो गड़बड़ मत करो, ओके। अच्छा, बट बच्चों ये देख लो, इंडिविजुअल कौन होता है, नेचुरल पर्सन है, ठीक है, और यहाँ लिखा है मेल या फीमेल, और नीचे लिखा है माइनर या अनसाउंड माइंड वाला पर्सन भी इंडिविजुअल है, और ये भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर सकते हैं ना। यहाँ पे आपको ये डाउट आएगा, सर माइनर इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर रहा है, माइनर इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर रहा है, कैसे यार, हाउ इज इट पॉसिबल? गार्डियन उसके बिहाफ पे साइन करेगा, ठीक है, बट माइनर क्यों जमा कर रहा है? इनकम टैक्स किसको पे करना पड़ता है? जिसने इनकम कमाया, गवर्नमेंट को। अरे कौन पे करता है, मतलब बेसिकली जिसने इनकम कमाया, ठीक है। प्लीज वो डोर बंद कर दो ना। इनकम टैक्स कौन पे कर रहा है? जिसका इनकम जो भी अर्न कर रहा है वो इनकम टैक्स पे करेगा। अच्छा, अब ये बताओ, माइनर इनकम अर्न कर सकता है? वेरी मच पॉसिबल यार, ठीक है। कुछ कुछ माइनर को देख के मेरे को लगता है मैं कर क्या रहा हूं जिंदगी में मेरे। कौन छोटा बच्चा? केबीसी में आया था, अच्छा हाँ, नहीं नहीं, मतलब वो तो बहुत ज्यादा सुप्रीमली टैलेंटेड है, मैं थोड़े कम टैलेंटेड लोगों की बात कर रहा हूँ। सो बच्चों प्लीज लिसन, जो भी जो भी माइनर है, हो सकता है क्या कि माइनर कोई सिंगर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई फिल्म आर्टिस्ट है और वो पैसे कमा रहा है, इन दैट केस माइनर को भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना पड़ेगा। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि माइनर जो है उसके नाम पे कुछ फिक्स डिपॉजिट कर दिया, उसके नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया, और वो इन्वेस्टमेंट पे इनकम माइनर अर्न कर रहा है, इन दैट केस माइनर विल हैव टू सबमिट हिज इनकम टैक्स रिटर्न। ऑब्वियसली माइनर का इनकम टैक्स रिटर्न माइनर खुद साइन नहीं करेगा, उसके बिहाफ पे गार्डियन साइन करेगा, ठीक है। हो सकता है कि बच्चों 2 साल का कोई बच्चा है वो पैसे कमा रहा है डायपर के ऐड में आके, बिल्कुल वो इनकम माइनर ने किया है ना। तो इन दैट केस रिटर्न तो उसका जमा होगा, बट सिग्नेचर कौन करेगा? गार्डियन, ठीक है। तो माइनर का भी रिटर्न इंडिविजुअल के कैटेगरी में जमा होगा, ऑब्वियसली वो क्लैरिफाई किया है। अनसाउंड माइंड वाला पर्सन, इनका भी इनकम हो सकता है, कैसे? ये भी लॉटरी अर्न कर सकते हैं, डिविडेंड का इनकम हो सकता है, इनके नाम पे शेयर्स लिए हुए हैं, तो इनको कुछ खास करना नहीं, आराम से इनको पैसा मिल रहा है, इन सच केस इनको भी इनका रिटर्न इंडिविजुअल कैटेगरी में सबमिट करना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन का डेथ हो गया, इन दैट केस लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल कंप्लीट द फॉर्मेलिटी ऑफ सबमिटिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। सही है, ठीक है, ओके। हो सकता है क्या कि साल के बीच में डेथ हो गया, जितना भी उसका बिजनेस था, उसका इनकम जो भी उसने अर्न किया डेथ के पहले, वो उसको उस फाइनेंशियल ईयर का हिसाब देना पड़ेगा, बट इन दैट केस लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल कंप्लीट दी फॉर्मेलिटीज। हैपेंड इन मेनी केसेस, राकेश झुनझुनवाला के केस में इतना उनका वेल्थ है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनके रिटर्न को सबमिट करेंगे, एंड उस हिसाब से उनका रिटर्न सबमिट होता है। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डेथ के केस में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम नहीं मानना है। अरे वो मर चुका है, भाग के नहीं गया, वहां लिखा ही नहीं है। असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट एरर फाइनेंशियल को सेम कब मानता है? जब उसको ऐसा डर लग रहा है कि भाई ये पर्सन पकड़ में नहीं आएगा, ये तो ऐसे भी पकड़ में नहीं गया, गेले थे, उसका रिटर्न लीगल रिप्रेजेंटेटिव सबमिट करेगा, ठीक है। और अगर वो नहीं करता है तो अगेन भाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जो प्रॉपर्टी जो उसको मिली है सक्सेशन में, उसको सेल करके वो अपना पैसा वसूल करेगा, ओके। सो दैट इज नॉट द केस हियर। अच्छा, फर्स्ट के समझ में आया कि इंडिविजुअल बहुत सिंपल है, राइट बच्चों। नाउ सेकेंड केस लिखा है एचयूएफ का। एचयूएफ इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मेरी बात को अच्छे से सुनो, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना बच्चों। एचयूएफ का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ओके। पहले एक काम करता हूं, मैं यहां जो लिखा है वो एक्सप्लेन कर देता हूं, देन वी में डिस्कस कि भाई इनकम टैक्स को किस तरीके से लोग प्लान करते हैं बाय क्रिएटिंग एचयूएफ। लीगल तरीका है, टैक्स को आप कम पे कर रहे हो गवर्नमेंट को बाय क्रिएटिंग योर ओन एचयूएफ, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे, सुनो, लिसन केयरफुली बच्चों। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है, ये पहली बात तो अगेन इसमें कुछ स्पेसिफिक रिलीजन को भी कवर किया है, सिख एंड जैन, ये रिलीजन को भी, ये कम्युनिटी को भी इन्होंने कवर किया है। सो इवन दे कैन क्रिएट एचयूएफ, और उनका अलग से एचयूएफ का वो रिटर्न जमा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एचयूएफ में मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताता हूं। ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको ऑलरेडी पता होगा, हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड एज कर्ता। तो जो एचयूएफ में जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर जो होता है उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं, ठीक है। और एचयूएफ का जो कुछ भी मैनेजमेंट होता है वो कर्ता कंट्रोल करता है, राइट। सबको बताइए, हाँ या ना? ओके, नाउ अंडरस्टैंड बच्चों। यहाँ पे एक्चुअली एक दो करेक्शंस भी करने हैं, वहां लिखा नहीं इतना डिटेल में, ओके, बट ये समझना आपको बहुत जरूरी होगा बच्चों। एचयूएफ में
एचयूएफ में सबसे मेन पर्सन कौन है? कर्ता। ओके, उसके बाद दो और कॉन्सेप्ट्स है जो पता रहना चाहिए आपको, ठीक है? एक है मेंबर, दूसरा है को पार्टनर। अब बहुत बार क्या होता है, बहुत बार मेंबर और को पार्टनर को इक्वल ट्रीट करते हैं, सेम ही होता है ऐसा लोग बोलते हैं, बट दैट इज रॉन्ग, ठीक है? बिकॉज वी आर स्टडिंग इनकम टैक्स एक्ट, इसलिए ये समझना जरूरी है कि इसमें क्या डिफरेंस है। मेंबर अलग होता है कॉन्सेप्ट थोड़ा, और को पार्टनर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ओके, नाउ को पार्टनर कैसे बनते हैं? को पार्टनर स्ट्रिक्टली बाय बर्थ बनता है। कैसे बनता है? बाय बर्थ। ओके, मेंबर, मेंबर बाय बर्थ भी बन सकते हैं, ठीक है? और कुछ स्पेशल केसेस में भी मेंबर बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल से मैरिज की इवेंट्स है। ओके, लेट मी गिव यू गुड एग्जांपल, देख लो तो आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगा। ओके, सपोज इमेजिन करो मिस्टर ए, मिसेस ए। पहले एक क्वेश्चन का आंसर करोगे, ध्यान दो, मिस्टर एंड मिसेस ए, पहले क्वेश्चन का आंसर करोगे, एचयूएफ को क्रिएट करने के लिए बेर मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट, मिनिमम कितने लोग चाहिए? दो लोग। मतलब शादी होते हैं एचएफ, यू कैन क्रिएट योर एचएफ। हाँ, दो नहीं तो तीन। एचयूएफ का फुल फॉर्म क्या है? हिंदू अनमैरिड फैमिली। हिंदू अनमैरिड कपल नहीं है, हिंदू अनमैरिड फैमिली है। इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज फैमिली क्रिएट करने के लिए यहां पे अगर मिस्टर और मिसेस ए है, दे कैन नॉट जस्ट आफ्टर मैरिज क्रिएट देयर एचयूएफ, है ना? लड़का या लड़की का बर्थ होना जरूरी है। ओनली इन दैट इवेंट यू कैन गो अहेड विथ एचयूएफ। समझा? ठीक है, देखो अभी सुनो, मिस्टर एंड मिसेस है और सपोज इनके केस में एक सन है एंड एक डॉटर है। सो अब मिस्टर ए ने क्या किया, खुद का एचयूएफ क्रिएट किया, चलेगा। मिस्टर ए खुद का एचयूएफ क्रिएट कर रहा है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे एक सन और एक डॉटर है, बराबर। बट अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये एचयूएफ जो है बच्चों, इस एचयूएफ में कितने मेंबर्स हैं? चार। और को पार्टनर कितने हैं? को पार्टनर चार नहीं है, को पार्टनर है तीन। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, को पार्टनर में ऑब्वियसली कर्ता को तो आप इंक्लूड करोगे ही करोगे। करता तो भाई, करता तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसको को पार्टनर बोलना ही है, ठीक है बच्चों? उसके अलावा सन एंड डॉटर, इनका क्योंकि इस एचयूएफ में बर्थ हुआ है तो ये भी बन गए को पार्टनर। क्या बन गए? को पार्टनर। मेरी बात को अच्छे से सुनो, देख लो यहाँ पे ये वन, ये टू एंड ये थ्री, इनको हम लोग बोलेंगे को पार्टनर, ठीक है? अच्छा, को पार्टनर कितने हो गए टोटल? टोटल तीन हो गए को पार्टनर। बट अगर हम लोग मेंबर्स कितने हैं इस एचएफ के ये डिस्कस करते हैं तो मेंबर्स है टोटल चार। मेंबर्स चार क्यों है? क्योंकि मिसेस ए जो है ना बच्चों, वो इस एचएफ की को पार्टनर नहीं है। मिसेस ए शादी के बाद ये घर में आई है, उसका बर्थ जिस घर में हुआ है वो उस घर की क्या बन जाएगी? को पार्टनर। For this particular HUF, she is just another member. She is not a co-partner. सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझना कि co-partner है या member है? मैं बता रहा हूं, सुनो। जब भी HUF का बंटवारा होता है तो बंटवारे के समय सिर्फ को-पार्टनर को ही पार्टीशन में राइट होता है प्रॉपर्टी डिवाइड करने का, मेंबर को नहीं होता है। इट मींस अगर सपोज कल को ये एचएफ का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया और कल को ये एचएफ का पार्टीशन हो रहा है, तो पार्टीशन में मिस्टर ए, सन एंड डॉटर, इनको ही हिस्सा मिलेगा। मिसेस ए कैन नॉट क्लेम एनी मनी अंडर दिस पर्टिकुलर एचएफ बिकॉज शी इज नॉट अ को पार्टनर। ओनली अ को पार्टनर इज हैविंग इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ एचएफ। अच्छा, तो सर फिर मिसेस ए को क्या मिलेगा? मिसेस ए इस एचयूएफ में क्लेम नहीं करेगी। मिसेस ए कहां क्लेम करना चाहिए आइडियली? उसका बर्थ जिधर हुआ है ना ओरिजिनली, जो फैमिली को बिलोंग कर रही थी ओरिजिनली, जहां पे उसका बर्थ हुआ है, वो उस एचयूएफ की क्या है? को पार्टनर। वहां के पार्टीशन में शी कैन क्लेम पार्टीशन, उसमें उसका हिस्सा जो है वो क्लेम कर सकती है, इधर नहीं कर सकती है, ठीक है? एक और चीज क्लैरिफाई करूंगा, यहां पे मिसेस ए एट द मोस्ट क्या क्लेम कर सकती है पता है? पार्टीशन पे मेंटेनेंस का खर्चा। बट वो एचयूएफ में हिस्सा नहीं मांग सकती बिकॉज शी इज नॉट अ को पार्टनर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड बच्चों? देख लो, अभी तक मैं बताऊं आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग ऐसा है, सर मेंबर तो बर्थ से पैदा होता है, हमने ऐसा पढ़ा था। देखो उस टाइम पे आपको मॉडल वगैरह में बहुत जनरल जनरल स्टेटमेंट्स लिखे गए थे। व्हेन वी आर स्टडीइंग इनकम टैक्स एक्ट,
हमें ढंग से पढ़ना जरूरी है। कोपास्टर और मेंबर में फर्क होता है। बोलो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? फिर से रिपीट करो। कोपास्टर कौन होता है? जो बर्थ से बनता है और करता ऑब्वियसली कोपास्टर है, क्योंकि करता तो एचएफ को चला रहा है, ठीक है। अच्छा, और मेंबर कौन होता है? मेंबर बर्ड से भी बन सकता है। अभी मिस्टर ए, सन एंड डॉटर, ये तीनों भी मेंबर तो है, बट उसके अलावा मिसेस ए भी मेंबर है। कैसे? क्योंकि मिसेस ए बर्ड से यहां पे नहीं आई है, बिकॉज ऑफ द इवेंट ऑफ मैरिज शी बिकेम मेंबर ऑफ दिस एचयूएफ। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन का आंसर करो। कल को ये सन की शादी होती है, कल को ये सन की शादी होती है और यहाँ पे डॉटर इन लॉ आ गई, डॉटर इन लॉ, तो बता सकते हो डॉटर इन लॉ क्या है? इज शी मेंबर और को-पार्टनर? शी विल बिकम मेंबर, शी इज नॉट अ को-पार्टनर। व्हाई? बिकॉज इसका बर्थ यहां नहीं हुआ है। समझ में आया? ठीक है। अच्छा बच्चों, एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट बता रहा, सुनो। 2005 के पहले तक, कब से? 2005 से आगे अमेंडमेंट आया, 2005 के पहले तक लॉ ऐसा था कि सिर्फ मेल मेंबर को को पार्टनर का दर्जा दिया जाता था। इसका इंप्लीकेशन बताओ पहले आराम से। सिर्फ मेल मेंबर पार्टीशन पे हिस्सा मांग सकते हैं, प्रॉपर्टी मांग सकते हैं, फीमेल मेंबर को राइट ही नहीं था। बट दिस चेंज्ड पोस्ट 2005, हिंदू सक्सेशन एक्ट पे एक अमेंडमेंट आया। वो अमेंडमेंट के हिसाब से अब अगर सपोज डॉटर का भी बर्थ हो रहा है तो उसको भी सेम इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जैसे सन को दिया जा रहा है। इज इट अ गुड अमेंडमेंट और बैड अमेंडमेंट? दिस इज एन एक्सीलेंट अमेंडमेंट। बट एक प्रॉब्लम बता रहा हूं, सुनो। देयर इज अ ह्यूज सोशल स्टिग्मा यार, जो मेरे को डिस्कस करने की इच्छा है। मैं बताता हूं क्या। अब देख लो, लुक एट दिस केस। ये जो डॉटर इन लॉ का एग्जाम्पल ले लो अभी, ठीक है। डॉटर इन लॉ को इस एचयूएफ में हिस्सा मिलेगा क्या? इस एचयूएफ में हिस्सा मिलेगा? शी इज नॉट अ को पार्टनर, शी इज ओनली अ मेंबर। इस एचयूएफ में डॉटर इन लॉ को हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर कल को पार्टीशन होता है, सिर्फ 3 टुकड़े होंगे उसके, मिस्टर है, सन एंड डॉटर। मिसेस ए को भी नहीं मिल रहा है, डॉटर इन लॉ को भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड। अब हमें लगेगा यार तो गलत हो रहा है, बट गलत नहीं है। इट इज ओनली फेयर बिकॉज डॉटर इन लॉ और मिसेस ए वो जिस घर में पैदा हुए हैं ओरिजिनली, वहां पे वो हिस्सा मांग सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया, जब आप को पार्टनर होते हो आप हिस्सा मांग सकते हो, ठीक है ना। अब ये इमेजिन करो, सुनो, ये डॉटर इन लॉ, अब ये भी शादी हुई इसकी। अब ये जो घर में ओरिजिनली पैदा हुई है, वो घर में इसके भाई वगैरह जो भी है और इसके पेरेंट्स वगैरह जो भी है, ये उनसे अगर प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती है, दिस इज अ सोशल स्टिग्मा, सोशल टैबू माना जाता है कि भाई ये प्रॉपर्टी मांग रही है ना। और बच्चों आई हैव सीन दिस यार, और मेरे को ये इतना गलत लगता है कि शादी के बाद में ऑब्वियसली लीगली इस एचयूएफ में तो हिस्सा मांग नहीं सकती। लीगली शी कैन डिमांड एंड क्लेम पार्टीशन, कहां से? जहां ओरिजिनली वो पैदा हुई है, ठीक है। अब वो जिस घर को छोड़ के आ रही है, उस घर में अब वो हिस्सा मांगने जाएगी तो उसको बहुत अजीब नजरिए से देखा जाता है, यार इसको हिस्से की क्या जरूरत है, ये तो घर छोड़ के चली गई, है ना। सो ऐसा होता है, आपने देखा होगा ऐसा, मैंने तो बहुत देखा है। आई डोंट नो आप लोगों ने देखा नहीं देखा है, बट आई थिंक दिस इज वेरी कॉमन फिनोमेना। इंडिया में तो ऐसे ही होता है ना। मतलब अगर बेटी वापस घर में से हिस्सा मांग रही है तो ऐसे देखा है, अरे इसको ये हिस्सा कैसे मांग रही है, ऐसे कैसे हो गया, है ना। उसके सगे भाई भी उसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि भाई ये ऐसे कैसे हो रहा है। ओके, बट लीगली शी कैन डिमांड पार्टीशन एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लॉ अमेंड हुआ है 2005 से, राइट। अच्छा, अब ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज को पार्टनर और मेंबर के राइट्स वेरी होते हैं और ये समझना जरूरी है। ये क्लियर है? को पार्टनर अलग कॉन्सेप्ट है और मेंबर अलग कॉन्सेप्ट है। 2 मिनट्स में पूरा कंप्लीट कर देता हूं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर को पार्टनर कितने जनरेशन तक बन सकता है? आंसर इज को पार्टनर 4 जनरेशन तक ही होगा। मैं बताता हूं कैसे, सुनो। ये देखो, सपोज हम लोग इस तरीके से लेते हैं, ओके। मिस्टर ए ये पर्सन है, ठीक है। इसके फादर, इसके ग्रैंडफादर और इसके ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा, ओके। अच्छा, और मिस्टर ए का सन सपोज जो अभी जस्ट पैदा हुआ है। इमेजिन दिस हैपनिंग इन अ फैमिली कि सब जिंदा है। इमेजिन, इमेजिन, ठीक है। ये ग्रेट ग्रैंडफादर जिंदा है, ग्रैंडफादर जिंदा है, फादर जिंदा है, मिस्टर जिंदा है, और अभी जस्ट इसको लड़का हुआ। ये जो लड़का है ये को पार्टनर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ 4 जनरेशन तक ही हम लोग लेते हैं। अगर ये करता है, ऑब्वियसली करता होगा, क्यों? एल्डेस्ट मेंबर है, तो इनके 4 जनरेशन को ही हम लोग कंसिडर करते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये 1,
ये 2, ये 3 एंड ये 4। ये जो सन है ना, अभी फिलहाल ये को पार्टनर नहीं है, बट इमेजिन इन फ्यूचर ग्रेट ग्रैंडफादर डाइज, अगर इनका डेथ हो गया तो अब बधाई हो, आप को पार्टनर बन गए। समझ में आया? 4 जनरेशन तक इन्होंने कवर किया। हाँ बोलो। नहीं नहीं, 4 जनरेशन तक ही है। 4 जनरेशन मतलब आप ग्रेट ग्रैंडफादर का जब तक डेथ नहीं होता है, वो कर्ता के हिसाब से आप 4 जनरेशन काउंट करते हो। ठीक है, क्राइम रेट बढ़ जाए। ओके, चलो ठीक है बच्चों, ये देख लो, मतलब वो जो सन है ना, वो तो बहुत छोटा होगा, बट अगर थोड़ा बड़ा निकला सन, बोल रहा है यार दादाजी की बरसी कब होगी? खीर खाने का मन कर रहा है, कब बनूंगा को पार्टनर। तो सुनो बच्चों, ये अगेन ये 4 जनरेशन तक ही कवर गए। अच्छा, अभी तो मैंने आपको 2 स्कूल ऑफ थॉट नहीं सिखाया, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले बोलो ये बेसिक चीजें समझी क्या सबको? को पार्टनर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? मेंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? को पार्टनर कितने जनरेशन तक होता है? 4 जनरेशन तक ही होता है। ऑब्वियसली दिस इज रिटन, बहुत सोच समझ के लिखा गया है, बट प्रैक्टिकली मेरे को लगता नहीं यार इतना कुछ होता है ना? अगर हो गया इन दैट केस तो बहुत कम साल के लिए रहता है ना? मतलब यार इतना ग्रेट ग्रैंडफादर भी जिंदा है, ग्रैंडफादर भी जिंदा है, फादर भी जिंदा है, मिस्टर भी जिंदा है, और सन जिंदा होके उसको बहुत साल हो गए। रेयरली हैपेंस, ठीक है? तो प्रैक्टिकली इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा ये सन को पासर बनना। अच्छा बताओ, आपको पॉइंट समझ में आया क्या एवरीवन? इज इट क्लियर? अच्छा सुनो सभी लोग, सुनो सुनो अच्छे से, क्या बता रहा हूं बच्चों। फीमेल मेंबर कर्ता बन सकती है क्या? फीमेल मेंबर भी कर्ता बन सकती है, बट फीमेल मेंबर को कर्ता बनने के लिए पहले उसको को पार्टनर रहना जरूरी है। मिसेस ए नहीं बन सकते इस पर्टिकुलर एचएफ में, ठीक है? शी कैन बिकम कर्ता इन अदर एचएफ जहां पे उसका बर्थ हुआ है। हाँ बट सी नॉट अनफेयर। अनफेयर क्यों बोलोगे? आप दोनों भी घर में, अगर आप पार्टीशन में अगर आप हिस्सा मांग रहे हो तो कुछ ज्यादा बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो लॉ ने वो प्रोविजन वैसे लिखा है उस हिसाब से, ठीक है? अच्छा बच्चों, ये सबको समझ में आया क्या? अरे बताओ ना यार, इज इट क्लियर? अच्छा अब ये देख लो, यहाँ पे कुछ करेक्शंस करना पड़ेगा मेरे को ऐसा लगता है। को पार्टनर इज मेंबर ऑफ एचएफ लिखा है, ये गलत हो गया ना? ठीक है, तो वहां पे क्या लिखोगे? को पार्टनर, को पार्टनर क्या लिखोगे यहाँ पे? हाँ बस ऐसा, ये एरो को कंटिन्यू कर दो। को पार्टनर ये क्या होता है? ये ऑटोमेटिकली ऑपरेशन ऑफ लॉस है, बाय बर्थ से ये ऐड होता है, ठीक है? और मेंबर आप लिख सकते हो यहाँ पे अलग से ऐड करके, मेंबर बाय बर्थ भी बन सकते हो, ऑन मैरिज। हाँ अगर कोई अडॉप्ट करता है तो इन दैट केस वो को पार्टनर बनेगा, लीगल अडॉप्शन अगर होता है तो। लिखा सबने? ये नीचे का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? कैन यू लुक एट दिस एग्जाम्पल? मिस्टर ए करता है, मिसेस ए उसकी वाइफ है, सन डॉटर, सन की वाइफ और डॉटर का हस्बैंड। ये इतने लोगों में से जब हम लोग को पार्टनर का डिस्कशन करेंगे तो कितने लोग को पार्टनर है? ये 3 को पार्टनर, ठीक है? बाय बर्थ। इसको मेंबर भी लिखा आगे, इसको कट कर दो प्लीज, मेंबर नहीं है। बेसिकली मेंबर का कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा सा, बाय बर्थ लिखो यहाँ पे। और यहाँ नीचे लिखना, यहाँ पे खुद से ऐड करो मेंबर्स कितने बताओ। मिस्टर ए, मिसेस ए, सन, सन्स वाइफ एंड डॉटर, 5 मेंबर हो गए। मेंबर बोल रहा हूं मैं, मेंबर नॉट को पास्टर, ठीक है? डॉटर्स हस्बैंड तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। मेंबर्स अभी क्यों हो गया? डॉटर्स हस्बैंड इज नॉट मेंबर। डॉटर का हस्बैंड यहाँ क्या कर रहा है? वो मेंबर क्यों रहेगा? वो खुद का अलग एचएफ क्रिएट करेगा? नो, नहीं, घर जमाई रहा तो भी नहीं। ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये मेंबर कितने हैं? मेंबर बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज होता है, मैरिज के बाद लड़की घर चेंज करती है। सर अगर लड़का घर चेंज करा है, नहीं होगा, जो है वो है, ठीक है? तो यहाँ पे आप कितने मेंबर लोगे? 5 मेंबर्स है, लिख लो ना वहां पे, 5 मेंबर्स है। ये सन्स वाइफ और मिसेस ए मेंबर कैसे बने? बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज।
हाँ तो जो कर देखो, को पार्टनर का कॉन्सेप्ट क्या है, या तो आप खुद उसको करता बोल के कंट्रोल कर रहे हो। को पार्टनर बेसिकली वो होता है जो हिस्सा मांग सकता है। मिस्टर तो करता है भाई, वो तो मांगेगा पहले। अरे बोलो, समझा क्या एवरीवन? वहां पे एक पॉइंट लिखना चाहते हो लिख सकते हो, को पार्टनर सिर्फ 4 जनरेशन तक होता है। लिखा? ऑलराइट बच्चों, आप लोग जरा यहाँ आ जाओ नोट्स में। कैन यू डू वन थिंग, एचईएफ का मैं जितना बोल रहा हूं ना अभी, मैंने जो बताया है वो सब यहां लिखा है स्पेसिफिकली। कैन यू रीड दीज पॉइंट्स यहां तक? ये ये स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के पहले के पूरे पॉइंट्स यहां तक पढ़ो, आराम से, गड़बड़ मत करना। है क्या समझ में आया कि बच्चों? ऑलराइट बच्चों, इधर नीचे आओ। यहां पे एचईएफ में दो स्कूल ऑफ थॉट है ना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्कूल ऑफ थॉट? स्कूल ऑफ थॉट मतलब सोचने का नजरिया, है ना। तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट है, अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से ये चेंज होता है, राइट। सो देख सकते हो यहाँ पे एक स्कूल ऑफ थॉट है दया भागा, और दूसरा है मिताक्षरा। हाँ तो यहाँ क्या हो रहा है, जो ये जो दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है, दिस इज प्रेवलेंट इन ओनली 2 स्टेट्स, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। ठीक है, और मिताक्षरा रेस्ट ऑफ इंडिया में प्रेवलेंट है। ठीक है। अच्छा, ये बहुत ही खतरनाक सा है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा क्यों खतरनाक है, आप खुद ही बोल दोगे, है ना। नो बडी एक्वायर्स राइट शेयर इन प्रॉपर्टी बाय बर्थ एज लॉन्ग एज द हेड ऑफ द फैमिली इज लिविंग। जब तक कर्ता जिंदा है कोई भी यहाँ पे हिस्सा मांग नहीं सकता। ठीक है, यहाँ लिखा है दस द चिल्ड्रन डू नॉट एक्वायर एनी राइट शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी एज लॉन्ग एज हिज फादर इज अलाइव, एंड ओनली ऑन डेथ ऑफ द फादर द चिल्ड्रन विल एक्वायर राइट और शेयर इन द प्रॉपर्टी। क्राइम रेट इसलिए वेस्ट बंगाल और असम में बहुत हाई है। जोक्स अपार्ट बच्चों, बेसिकली फादर जब तक जिंदा है तब तक सन पार्टीशन नहीं मांग सकता, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग सकता। फादर के डेथ के बाद ऑटोमेटिकली वो इनहेरिट करेगा, फादर का जो हिस्सा था वो सन को मिलेगा, सन या डॉटर को जो भी है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है हेंस फादर एंड हिज ब्रदर्स वुड बी को पार्टनर्स ऑफ एचयूएफ, मतलब जब तक ऊपर का जनरेशन जिंदा है तब तक बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां ऐसा नहीं है। यहां क्या लिखा है, वन एक्वायर्स राइट
to family property by his birth and not by succession irrespective of the fact that his elders are living. मतलब यहाँ पे जितने को पार्टनर्स ऐड हो रहे बाय बर्थ उतने हिस्से उसके होते जाएंगे. समझ में आया क्या? thus every child born in the family acquires a right or share in the family property. तो मतलब मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से अगर सपोज कोई नया भाई या नई बहन पैदा होती है तो थोड़ा दुख मनाया जाता है, अरे शिट प्रॉपर्टी के टुकड़े हो गए. ओके सो बच्चों मिताक्षरा और दया भागा दोनों बहुत डिफरेंट है. सिर्फ एमसीक्यू में अगर आ गया तो आपको पता रहना चाहिए. ठीक है, दया भागा इज नॉट वेरी पॉपुलर. रीजन बीइंग देख लो प्रोविजन जिस तरीके से बने उस हिसाब से ये सिर्फ 2 स्टेट्स में प्रेवलेंट है. बाकी पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट फॉलो होता है. हाँ 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 यस. अच्छा बच्चों समझ में आया सबको ये? राइट चलो अब एक काम करते हैं सभी लोग. ये मैंने बता तो दिया ऐसे, ठीक है, बट बच्चों सच में बताओ एचयूएफ का कॉन्सेप्ट और इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट आपको इनकम टैक्स एक्ट में इतना डिटेल में और ठीक है अंडरस्टैंडिंग एक बार को हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको बस स्लैब रेट्स क्या है वो सब चीजें दिमाग में रखनी है, नथिंग एल्स. ठीक है, बोलो ये क्लियर है या नहीं है? ओके नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ. नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनी. आप लोग एक काम करो ना, ये एचएफ का जो लिखा ना यहाँ पे ये सब चीज है ये शॉर्ट में लिखा है. आप वो पेज का रेफरेंस देते ना, वो डिफरेंस वाला जो डिफरेंस वाला है ना मिताक्षरन दया भागा कौन से पेज का है रेफरेंस लिख दो यहाँ पे. चलो नीचे लिखा हुआ है क्या? ओ राइट, पेज नंबर कौन सा है? 4 है क्या है? हाँ ठीक है, वहां सच में वो मैच हो रहा है क्या? वो चेक करो बोल रहा हूँ. कंपनी का बच्चों आप एक काम करो, यहाँ पे कंपनी का बहुत अच्छा एक सिंपल सा चार्ट बना हुआ है, यहाँ आ जाओ. आगे बोलू कुछ? चलो आ जाओ. क्लासेस ऑफ कंपनीज बच्चों, कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. एक होता है डोमेस्टिक कंपनी, दूसरा है फॉरेन कंपनी. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डोमेस्टिक कंपनी कौन सी और फॉरेन कंपनी कौन सी है? बिकॉज टैक्स के रेट्स अलग है. डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट अलग है और फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट अलग है. आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता देता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना. डोमेस्टिक कंपनी को टैक्स रेट कम है और फॉरेन कंपनी को टैक्स रेट ज्यादा है. ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई दिस अगेन. हमने जो टैक्स स्लैब सीखे बच्चों, हमने कौन से कैटेगरी के टैक्स स्लैब सीखे? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी. मैंने अभी तक आपको कंपनी का टैक्स स्लैब क्या होता है सिखाया नहीं है ना? कंपनी का नहीं सीखा हमने. ओके अच्छा, बट ये समझो देख लो, कंपनी डोमेस्टिक है या फॉरेन कंपनी है उस पर डिपेंड करता है उसका टैक्स रेट क्या होगा. ऑब्वियस ही चीज है, फॉरेन कंपनी बेसिकली जो आपने लॉ में सीखा था है ना, क्रक्स उसका वही है. बाहर कोई इनकॉर्पोरेट करके इंडिया में अगर बिजनेस करता है, ऐसे फॉरेन कंपनीज को हम लोग टैक्स ज्यादा चार्ज करेंगे कम? आपको क्या लगता है? आप थोड़ा सोचो. नॉन रेसिडेंट्स को वैसे हम लोगों ने इंडिविजुअल रेसिडेंट और इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट, हमने क्या लॉजिक देखा था भाई? नॉन रेसिडेंट को हम लोग ज्यादा फायदा नहीं देंगे. ठीक है, जो फॉरेन कंपनीज है जो इंडिया के है ही नहीं, जो पैसा कमा के इंडिया के बाहर लेके जा रहे हैं, हम लोग उनको क्यों बेनिफिट देंगे यार? है ना? लॉजिकली फॉरेन कंपनीज को ज्यादा टैक्स रेट लगना चाहिए और डोमेस्टिक कंपनीज को कम टैक्स रेट लगना चाहिए, और वैसे ही प्रोविजन भी बनाया. ओके अच्छा, डोमेस्टिक कंपनीज क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं. इंडियन कंपनी सारे के सारे क्या है? डोमेस्टिक कंपनी. इंडियन कंपनी मतलब डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20. हाँ ब्रॉडली उसका मीनिंग ऐसा है, जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट आपने किया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडियन कंपनी. ठीक है अच्छा, डोमेस्टिक कंपनी में एक और कैटेगरी को कवर किया है, कंपनी विच हैज मेड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड विद इन इंडिया आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया. मतलब ऐसी कंपनी जो बेसिकली इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर करके इंडिया में वो पैसा सर्कुलेट करने का अरेंजमेंट अगर करती है तो उसको भी हम लोग डोमेस्टिक कंपनी का दर्जा देंगे. समझ में आया? ठीक है अच्छा, और ये डोमेस्टिक कंपनी जो नहीं है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगी? फॉरेन कंपनी. फिर से रिपीट करो, या तो एक इंडियन कंपनी है या तो कोई बाहर की भी कंपनी है और इंडिया में आके सपोज उसने डिविडेंड डिक्लेयर करके इधर ही डिस्ट्रीब्यूट करने का, इंडिया में ही डिस्ट्रीब्यूट करने का उन्होंने अरेंजमेंट किया है ना? वो पैसा बाहर लेके नहीं जा रहे, इंडिया में ही सर्कुलेट हो रहा है. इन सच केस दैट कंपनी विल गेट अ स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी और उसको इनकम टैक्स रेट कम लगेगा. ठीक है, प्योर फॉरेन कंपनी जो पूरा पैसा इंडिया के बाहर लेके जा रही है, राइट, इन सच केस उसको हम लोग ज्यादा टैक्स रेट लगाएंगे. तो गवर्नमेंट का तरीका है.
है ना। तो अब बच्चों यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो क्या, आपके पास अलग से एक और चार्ट रहेगा, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी का टैक्स का रेट। कौन सा पेज चेक करोगे, रुक जाओ। हाँ, टैक्सेशन इन केस ऑफ कंपनीज, यहां आ जाओ। है क्या चार्ट, टैक्स रेट्स फॉर कंपनीज, कौन से पेज पे? हाँ, पेज नंबर 8। बोलो, चलो ध्यान से सुनो। डोमेस्टिक कंपनीज का टैक्स रेट क्या है और अदर देन डोमेस्टिक कंपनीज का, पहले अदर देन डोमेस्टिक कंपनीज का टैक्स रेट देख लो कितना है। 35%। कुछ डाउट आ रहा है? 35% मतलब क्या है ये 35%? हाँ, ये फ्लैट रेट है। माइंड यू देयर आर नो टैक्स स्लैब्स। कंपनी का इनकम दे दिया और टैक्स निकालो बोल रहे हैं, आप स्लैब्स यूज मत करना। वो स्लैब में आपको शुरुआत से वो स्टेटमेंट, वो कौन से कैटेगरी को स्लैब रेट्स एप्लीकेबल है वो लर्न करवा रहा हो। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी, इनको स्लैब रेट्स एप्लीकेबल है। इनको 2.5 लाख तक जीरो है, 2.5 से 5 लाख अलग है, 5 से 10 लाख अलग है, और 10 लाख के ऊपर अलग है। ये स्लैब रेट्स का बेनिफिट मिलता है वो कैटेगरी को, कंपनीज को स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं है। मतलब कैन वी से फॉर कंपनीज देयर इज नो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, जो भी कमा रहे हो उस पर सीधा फ्लैट रेट के हिसाब से टैक्स भर दो। समझा क्या? आया ना। चलो आ जाओ, यहाँ क्या लिखा देख लो अच्छे से बच्चों। सो टैक्स रेट फॉर कंपनीज क्या बोल रहा है ये, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी जो है, इनको टैक्स रेट कितना एप्लीकेबल है? 35%। 35%, ठीक है। अच्छा, और जो डोमेस्टिक कंपनी है, इनको टैक्स रेट क्या है, इसके लिए पहले आप इनको एक क्वेश्चन पूछो। क्या क्वेश्चन पूछोगे? यहां पे देख लो, इज इट अ मैन्युफैक्चरर हु स्टार्टेड प्रोडक्शन बिटवीन 1/10/2019 टू 31st March 2024? सुनो अच्छे से, ये देख लो, ये क्या है। अगर आपको रट्टा मारना है आप रट्टा मार सकते हो, बट अगर आपको लॉजिकली समझ के लेना है तो आप बहुत लंबे टाइम तक ये प्रोविजन को दिमाग में रखोगे अच्छे से। मैं आपको बताऊं बच्चों, इनकम टैक्स इज अ लॉ विच इज पॉलिटिसाइज्ड अ लॉट, है ना। मतलब इसमें पॉलिटिक्स बहुत ऐड होता है। गवर्नमेंट कौन सी फॉर्म हो रही है और उनका क्या सोच है, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या थिंकिंग है, उनका अप्रोच क्या है, वो बहुत कुछ डिफाइन करता है टैक्स के लॉस को। और आप, मैं बताऊंगा आपको ये प्रूव करके बहुत जगह पे, ठीक है बच्चों। हर साल बजट जब डिक्लेयर होता है तो बजट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के थिंकिंग के हिसाब से बनता है क्लियरली, ठीक है। सो टैक्सेशन एक ऐसा लॉ है जो बहुत जल्दी अमेंड होता है, और वो अमेंडमेंट्स इसलिए भी आते हैं बिकॉज गवर्नमेंट, कोई जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है वो एक पर्टिकुलर तरीके से सोचती है। नाउ लुक एट दिस, ये डेट का इंपॉर्टेंस है, मैं आपको वही थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। आप ये देखोगे, दिस इज द थर्ड टेन्योर ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। फर्स्ट टेन्योर कब हुआ था उनका? 2014 में। सेकंड टेन्योर 2019, एंड दिस इज द थर्ड टेन्योर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं बच्चों, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया था उनके सेकंड टेन्योर में। एक्चुअली उनका फोकस शुरुआत से मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा बूस्ट करने का था, ठीक है। नाउ ऐसा गवर्नमेंट क्यों सोच रही है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है, उसके पीछे का लॉजिक सुनना बच्चों। इंडिया का सही मायने में, ट्रू सेंस में कॉम्पिटिटर कौन है? इज इट पाकिस्तान, इज इट यूएसए, इज इट रशिया? इट इज चाइना। वाई चाइना इज आर नियरेस्ट मोस्ट कंपेरेबल कॉम्पिटिटर, बताओ। ऐसा बोलते हैं कि जो हमारे बराबरी का है हमें उनसे कंपैरिजन करना चाहिए, ठीक है। सो बहुत कुछ मैच होता है। क्या क्या मैच होता है? पॉपुलेशन की वजह से लेबर दोनों में सस्ता है, ठीक है। और बच्चों, दोनों भी कंट्रीज का जो जोग्राफिक लोकेशन है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर है, राइट। क्लाइमेट हो गया, जोग्राफी हो गया, बहुत कुछ हम लोग कॉमनली शेयर करते हैं, राइट। इंडिया एंड चाइना, पॉपुलेशन ज्यादा है, प्लस दोनों डेवलपिंग कंट्रीज है, बहुत स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है दोनों भी कंट्रीज में, राइट। अब बच्चों मैं बताता हूं आपको, चाइना जो है, अगर आप चाइना का थोड़ा हिस्ट्री चेक करोगे, चाइना बहुत स्पीड से, उन्होंने उनके कंट्री में इकोनॉमी के जो 3 सेक्टर्स है उसमें से उन्होंने एक सेक्टर को पकड़ा बहुत अच्छे से। इट इज नॉट प्राइमरी सेक्टर, इट इज नॉट टर्शियरी सेक्टर, इट इज सेकेंडरी सेक्टर। इंडस्ट्रीज में बहुत फोकस किया उन्होंने, है ना। वो सेम कल्चर हम लोग चाइना का इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने ऐसे में आपको कितने बार बताया, चाइना+1, 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 बहुत सारे कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं। जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग था वो इंडिया में शिफ्ट करने की कोशिश करे, और इंडिया भी उसको उस तरीके से बना रहा है।
तो अब देख लो यहाँ पे बात क्या है, सुनो, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट अगर वो कंपनी है और वो मैन्युफैक्चरिंग में है ना, तो हम लोग उसको थोड़ा पुश कर रहे हैं। अब ये देखना अच्छे से, गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है देखो अगर आपने एक डोमेस्टिक कंपनी बनाई, ओके, और वो डोमेस्टिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है रिसेंटली, रिसेंटली मतलब ये 2019 से 2024 के बीच में, ये डेट चेक करना, 1/10/2019 से लेके 31 मार्च 2024, इस टाइम में अगर आपने एक डोमेस्टिक कंपनी चालू की है जो मैन्युफैक्चरिंग में, तो हम आपको टैक्स रेट बहुत कम लगाएंगे। कितना परसेंट? ओनली 15%, ओनली 15%। थोड़ा सा यहां पे कोई भी ये टाइम फ्रेम को एक्सप्लेन करेगा क्या? व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस? कोई भी गवर्नमेंट क्या करती बताओ? कोई भी गवर्नमेंट वोट्स किस तरीके से, क्या बहाने से वो लोगों को वोट मांगेगी, देखो हमारे टेन्योर में इतना काम हुआ है ना। एवरी गवर्नमेंट whenever they seek vote from people, वो क्या बोलेंगे लोगों को, देखो हमारे टर्म में हमने इतना डेवलपमेंट किया। तो ये क्या कर रहे हैं आप चेक करोगे, 2019 में जब ये री इलेक्ट हुए, इन्होंने इस तारीख में अमेंडमेंट लाया 1/10/2019 में, और ये क्या कर रहे हैं 2024 तक ही वो बोल रहे हैं इस तारीख तक अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग चालू किया तो हम आपको फायदे देंगे। उसके आगे क्यों नहीं दिया? जब ये प्रोविजन लिखा गया था तब इनको ये पता था कि इनका टेन्योर यहां खत्म हो रहा है ना, इनको ये चाहिए कि हम हमारे टेन्योर में बहुत डेवलपमेंट बता रहे हैं। कैसे डेवलपमेंट होगा? ये मोटिवेट करे लोगों को कि देखो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे ये टाइम से लेके ये टाइम तक तो हम आपको टैक्स में छूट देंगे। इस चक्कर में बहुत से कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में आ गए क्योंकि उनको टैक्स का फायदा उठाना था। समझ में आया क्या बता रहा हूं? ठीक है, एंड दैट इज द रीजन गवर्नमेंट लालच दे रही लोगों को, और गवर्नमेंट, दिस इज अ विन विन सिचुएशन, लोगों का भी फायदा, गवर्नमेंट का भी फायदा, क्योंकि वो बता रहा है हमारे टेन्योर में काम हुआ है। ठीक है, मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आप बहुत लंबे टाइम तक ये डेट लर्न कर सकते हो बगैर रट्टा मारे, क्योंकि दिस इज वेरी लॉजिकल। 1/10/2019 से 31 मार्च 2024 आप बिल नहीं करोगे। जिस दिन निर्मला ताई ने अनाउंस किया उसके अगले दिन सेंसेक्स एंड निफ्टी एक दिन में इतना ज्यादा बड़ा जंप मैंने तो देखा नहीं यार रीसेंट पास्ट में, है ना। ये स्टॉक मार्केट बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट किया। व्हाई? बिकॉज ये जितने भी डोमेस्टिक कंपनीज है ना बच्चों, उनका उनको ना ये तो ठीक है, ये तो जो नए नए कंपनीज है उनको फायदा मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे कंपनीज को भी इन्होंने फायदा दिलाया। मैं बताता हूँ कैसे, सुनो पूरा बताता हूँ। पहले बताओ आपको ये समझ में आया क्या डोमेस्टिक कंपनीज का टैक्स क्रेडिट? पहले क्वेश्चन पूछो, क्या क्वेश्चन पूछोगे? क्या आप मैन्युफैक्चरिंग में हो और कौन से तारीख से कौन से तारीख के बीच में अपने स्टार्ट किया होगा? 1/10/2019 से लेके 31 मार्च 2024, अगर ये टाइम फ्रेम में आपने चालू किया है मैन्युफैक्चरिंग, आप नए नए कंपनी हो जो मैन्युफैक्चरिंग में एंटर कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको सिर्फ 15% टैक्स क्रेडिट एप्लीकेबल है। अंडर विच सेक्शन? 115 बीबी। अब बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर करो, जब ये प्रोविजन बना तब क्या पुराने कंपनीज नाराज होंगे? पुराने कंपनीज मतलब जो बहुत साल से मैन्युफैक्चरिंग में है, वो क्या बोलेंगे, अरे सर हमने क्या गुनाह किया, हम तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत सालों से कर रहे हैं, आप सिर्फ नए नए कंपनीज को 15% टैक्स का फायदा दे रहे हैं, हमें भी तो कुछ दो। तो गवर्नमेंट बोले ठहरो जरा ठहरो, आपके लिए भी कुछ है। अब देख लो, अगर नो है इसका आंसर, मतलब सपोज ऐसा हो सकता है कि ये टाइम फ्रेम के पहले आपने मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया है। इफ द आंसर इज नो, ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है, तो भी आपको हम दो ऑप्शंस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सुनो, थोड़ा हिस्ट्री बता रहा हूं, जो मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूं, ये जो हम लोगों ने इंडिविजुअल वगैरह के जो टैक्स रेट्स पढ़े, कौन सा रिजिम? ओल्ड रिजिम। ठीक है, ये ओल्ड रिजिम नहीं तो न्यू रिजिम का जो नाटक है ना 2019 से चालू हुआ है। कब से चालू हुआ है? 2019 से। ठीक है, सुनो मेरी बात को, क्या बता रहा हूं, गवर्नमेंट क्या बोल रही है पुराने कंपनीज को जो बहुत पहले से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, देखो एक काम करो, आपके पास दो ऑप्शंस है। ठीक है, क्या दो ऑप्शंस है? या तो आप पुराने रिजिम के हिसाब से टैक्स भरो। पुराने रिजिम में टैक्स क्रेडिट कितना था पता है? 30%। कितना था? 30%। ठीक है, और आपको जो भी बेनिफिट्स पहले मिलते थे आप ले सकते हो। सी अंडरस्टैंड, सुनो, बिफोर वी डू दिस, मैं जो आपको पहले बता चुका हूं पॉइंट याद दिला रहा हूं। ये जो इंडिविजुअल है इसके दो रिजिम्स कौन से हैं? ओल्ड एंड न्यू। हमने कौन सा पढ़ा? ओल्ड रिजिम। ठीक है, अच्छा, ओल्ड रिजिम में बच्चों आपके जो टैक्स रेट्स है वो बहुत हाई है। न्यू रिजिम आपने चेक किया, मैंने बताया भी आपको, न्यू रिजिम में टैक्स क्रेडिट्स बहुत अच्छे हैं यार, बहुत कम है, टैक्स कम लगता है।
बट गवर्नमेंट यहाँ पे क्या बोल रही है, देख लो अगर आपको ओल्ड एज में हमने टैक्स ज्यादा लगाया है तो आपको बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जामिशंस का बेनिफिट मिलेगा। चैप्टर 6 से LIC प्रीमियम वो सब डिडक्शंस आप माइनस करो बिंदास। न्यू रिजिम में क्योंकि टैक्स रेट बहुत कम है, गवर्नमेंट एक हाथ से फायदा दे रही है तो दूसरे हाथ से फायदा छीन भी रही है। क्या बोल रही है, डिडक्शंस वगैरह का बेनिफिट आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो बेसिकली देयर इज अ ट्रेड ऑफ, या तो ये कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, सॉर्ट ऑफ दैट थिंग। सेम लॉजिक यहां है। देख लो जो पुराने कंपनीज है जो बहुत पहले से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनके पास दो ऑप्शंस क्या है, देख लो ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, देयर आर टू ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शन वन में क्या लिखा है, पे टैक्स एज पर ओल्ड रिजिम, पुराने रिजिम के हिसाब से टैक्स भरो और आपको डिडक्शंस वगैरह जो पहले मिलते थे आप ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, इन सच केस टैक्स का रेट कितना है, टैक्स का रेट बड़े कंपनीज को 30%, छोटे कंपनीज को 25%। छोटी कंपनी मतलब कौन, जिसका टर्नओवर इस प्रीवियस ईयर में 400 करोड़ से कम है, ऐसे छोटे कंपनीज को टैक्स कट कितना लगेगा, 25%, ठीक है। और जो बड़े कंपनीज उनको कितना लगेगा, 30%। ये कौन सा रिजिम है, ओल्ड या न्यू, ओल्ड रिजिम, टैक्स रेट बहुत ज्यादा है 25 या 30%, ठीक है। अच्छा, और बच्चों ये देख लो, यहां जाओ, अगर सपोज कंपनी बोल रही है नहीं नहीं हम लोग बेनिफिट सैक्रिफाइस करने को रेडी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको सिर्फ 22% टैक्स क्रेडिट एप्लीकेबल होगा। कितना परसेंट, 22%। फिर से रिपीट कर रहा हो, देख लो डोमेस्टिक कंपनी को फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछोगे, क्या आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, कौन से तारीख से कौन से तारीख के बीच में, लॉजिक बताए, 1/10/2019 से लेके 31 मार्च 2024, इस टाइम फ्रेम में अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है, अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो, तो आपको सिर्फ कितना रेट लगेगा, 15%, 15%, ठीक है। अच्छा बच्चों, एंड सेकेंडली अगर आप बहुत पहले से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो यू हैव टू ऑप्शंस, या तो ओल्ड या तो न्यू। ओल्ड रिजिम में या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे बट आपका टैक्स रेट ज्यादा होगा। टैक्स रेट कितना होगा, या तो 25% या तो 30%। और अगर न्यू रिजिम आप ऑप्ट करते हो, इन दैट केस आपको बेनिफिट सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, डिडक्शंस, एग्जाम्पशंस, बहुत कुछ आपको नहीं मिलेंगे, आपका टैक्स रेट एकदम कम हो गया, कितना हो गया, 22%, ठीक है। अभी बताओ, ये जब अनाउंसमेंट हुआ था 2019 में अनाउंसमेंट हुआ था, तब सारे कंपनीज को फायदा मिल रहा है क्या, सोचो सोचो, सारे कंपनीज, बच्चों पुराने कंपनीज को भी फायदा मिल रहा है ना। अगर आप ये टाइम में मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी करते हो, नो आंसर है, तो भी आप 22% का बेनिफिट ले सकते हो। और अगर आप सपोज नई कंपनी चालू करने का सोच रहे हो तो आपके लिए तो बहुत सही मौका है। यू वोंट बिलीव दिस, देयर वर सो मेनी कंपनीज व्हिच वर इनकॉर्पोरेटेड इन दिस टाइम फ्रेम जो मैन्युफैक्चरिंग में एंटर हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि 15% टैक्स का बेनिफिट बहुत बड़ी बात होती है ना। सपोज मैं सोच रहा हूं यार ठीक है 5 साल के बाद कंपनी चालू करूंगा, बट मैं वो प्रीपोन करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को टैक्स का फायदा लेना है ना। ये बहुत बड़ा फायदा है। आपको ये अगर लग रहा है कि सिर्फ 15% इतना क्या फायदा है, आप बिलीव नहीं करोगे, दिस इज सच अ ह्यूज नंबर। कंपनीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं यार, और प्रॉफिट पे कंपनीज को टैक्स स्लैब भी नहीं मिलता है। इन दैट केस अगर वो सिर्फ 15% टैक्स रेट पे भर रहे हैं, मतलब इनकी बहुत ऐश होगी, बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। दिस वाज टेकन हाईली पॉजिटिव बाय द स्टॉक मार्केट्स एज वेल। स्टॉक मार्केट उस दिन बहुत ही सही तरीके से रिएक्ट किया था। जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था उसके नेक्स्ट दिन स्टॉक मार्केट बहुत रैली किया था। इनफैक्ट आई हैव रिटन मेनी आर्टिकल्स ऑन दिस। 2019 में बहुत एक्टिवली लिखता था उस टाइम पे, अभी तो बहुत कम लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं शेयर करूंगा, इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड, बहुत पुराना आर्टिकल है। बच्चों आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ में आया क्या बता रहा हूं, ठीक है। हाँ बता रहा हूं, वो पॉइंट पे आ रहा हूं बच्चों। सी ये देख लो यहाँ पे, 2 मिनट, यहाँ पे ये ऑप्शन वन में अगर आप चेक करोगे, जो पुराना रिजिम है, ओल्ड रिजिम, उसमें दो टैक्स रेट्स लिखे हैं, ठीक है। ये 25% किसको एप्लीकेबल है यार, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है, 25-26। इस प्रीवियस ईयर में टैक्स का रेट 25% ही लगेगा अगर अगर 3 साल पहले टर्नओवर 400 करोड़ था। तो कितने साल पहले, 3 साल पहले का देखना है, ठीक है। नो लॉजिक एज सच, बट गवर्नमेंट बोल रही है आपको हम 2-3 साल पहले के नंबर्स, आप बहुत सालों से कर रहे हो, इट शोज दैट कि आप बहुत सालों से वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, और आपका मैन्युफैक्चरिंग जो भी है, आपका जो टर्नओवर है सिर्फ 400 करोड़ ही है। इन सच केस आपको हम लोग कम रेट लगाएंगे, क्योंकि आप बहुत बड़े स्केल पे नहीं कर रहे हो। हाँ
ओ सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ, क्या लिखा वहां पे? 23-24 आपके नोट्स में 23-24 लिखा है ना? हाँ वही सही है, वही सही है, 23-24 है वो, 23-24, ठीक है। सो बेसिकली आपको कितने साल पहले का नंबर देखना है? 2 साल पहले का नंबर चेक करना है। तो 25-26 के लिए कौन सा ईयर है? 23-24, दैट इज राइट, नोट्स में सही आया है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो वहां पे कंडीशंस लिखे हुए हैं कि द न्यू कंपनी शुड नॉट बी फॉर्म बाय रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड कंपनी। वो कंडीशंस है यहाँ पे। ये पूरा जो बेनिफिट है 15% का, जो स्क्रैच से नया बना है, नया रजिस्ट्रेशन किया जिसने, उसको ही मिलेगा। और इसमें एक चीज और बताऊं, ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या करो, आप आपकी पुरानी कंपनी को सेल करो किसी नई कंपनी को, है ना, और उसने किसी से एक्वायर करके फिर नए एंटिटी को क्या कर रहा है, बेनिफिट ले रहा है 15%। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो सारे कंडीशंस लिखे, गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ थोड़ना है यार कि 15% का बेनिफिट ले लो कोई भी आगे, ऐसा थोड़ा होता है, इतना बड़ा लूपहोल नहीं रहता लॉ में, ठीक है। दिस इज फॉर न्यू एंटिटीज। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज इनके टर्म में नया काम ही नहीं होगा, पुराने वाले बेच के नया कुछ कर रहे हैं जुगाड़, है ना। हाँ, सब्सिडरी फॉर्म करो, सब्सिडरी फॉर्म करो चलेगा, सब्सिडरी इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी, नो प्रॉब्लम। आई विल हैव टू चेक द कंडीशंस यार, एक बार मैं कंफर्म करके बोलता हूँ शाम तक। हाँ हाँ, एग्जिस्टिंग कंपनी क्या कर रही है? मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी थी, नहीं नहीं, इट इज अ मैन्युफैक्चरर हु स्टार्टेड। कंडीशंस है उसमें भी, पूरी न्यू एंटिटी चाहिए आपको, ठीक है। बहुत सारे कंडीशंस है 115 बीएबी में, ओके। मैं वही बोल रहा हूँ, देयर मेनी कंडीशंस जो कंप्लाई करना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं इतना, ठीक है। 31 मार्च 24 तक की था। एक इंटरेस्टिंग केस था नांदेड़ में। एक मेरे पहचान के सीए थे, उनके पास एक क्लाइंट आया, और वो क्लाइंट बहुत पहले से मैन्युफैक्चरिंग का बोल रहा था, है ना। और 31 मार्च 24 के बाद उसको याद आया कंपनी को रजिस्टर करना है। बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप उसने इंस्टॉल किया, बट 31 मार्च 24 के बाद इट वॉज ओनली अ सीए टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि वो सीए थोड़ा दिमाग लगा के उसको पहले बोलता था भाई पहले रजिस्ट्रेशन कर ले, तो उसको 15% का बेनिफिट मिलता था। ठीक है, समझ में आया क्या बता रहा हूँ? राइट। सो अगेन बच्चों, गवर्नमेंट ऐसे स्कीम्स लाते रहती है, फायदा उठाना चाहिए उसका। विल स्टॉप हियर, हम लोग शाम को इसको डिस्कस करते हो। नहीं, ऑप्शन वन इज फॉर एवरी एवरी कंपनी, 30% अदर केसेस है ना। क्यों नहीं मिलेगा 25%? 400 करोड़ से कम चाहिए, कम बोल तो कितना भी हो सकता है। इट इज नॉट एग्जैक्ट 400 करोड़, या नंबर देख लो क्या लिखा है, शुड बी लेस देन 400 करोड़, नॉट एग्जैक्ट 400 करोड़।